हेलो दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफ़ी विथ मॉम। सो दोस्तों, मेरा 7वां महीना शुरू है जैसा कि आप सब जानते हो, और इसलिए आज का डे मैंने चूज़ किया है 7वें महीने के बारे में, प्रेगनेंसी के 7वें महीने के बारे में आपके साथ बहुत सारी बातें डिस्कस करने के लिए। हम सब जानते हैं प्रेगनेंसी का जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंड 7वां महीना जो होता है वो 3rd ट्राइमेस्टर का शुरुआत होता है। इसलिए इस दौरान हमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपकी बॉडी में आने वाले चेंजेस, बच्चे के अंदर आने वाले चेंजेस, एंड बहुत सारे स्ट्रगल्स जो आपको इस दौरान फेस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनका सल्यूशन भी। मैंने सब कुछ नोट डाउन करके रखा है ताकि मैं एक भी चीज़ मिस आउट ना करूं, बिकॉज ऑफ कोर्स ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एंड तक हमारे साथ बने रहना। ये अगेन एक प्रॉब्लम है, जो बर्प आती है ना, कंटिन्यू आती है, एंड यूरिनेशन तो है ही एक प्रॉब्लम। सो आगे हम और भी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं बच्चे के बारे में। तो अभी इस टाइम पे ना आपका बच्चा ऑलमोस्ट 33 to 38 सेंटीमीटर का हो गया है, ऑलराइट, जो हाइट है उसकी, और जो वेट है वो 1 किलो से लेके 1.3 kg तक हो चुका है। ठीक है, जो ऑर्गन्स की अगर डेवलपमेंट की बात करूँ तो लंग्स उनका अच्छी तरह से डेवलप हो चुका है, उनको ये मैच्योर हो चुका है। वो अपना अभी तो फिलहाल वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है, पानी के अंदर है, वो सांस ले पा रहे हैं। लेकिन अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो एक इंजेक्शन होता है जो इस टाइम पे बच्चे को दिया जाता है ताकि लंग्स और ज़्यादा अच्छे से मैच्योर हो जाए, ताकि वो बाहर अगर आ रहा है तो भी वो आराम से सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो इस टाइम पे प्री मैच्योर डिलीवरी भी बहुत लोगों के हो जाते हैं 7वें महीने के बाद। सो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, डॉक्टर्स उसको हैंडल कर लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंसेस सारे के सारे मैच्योर हो जाते हैं, वो आपके इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। अगर मॉम खुश हैं तो बच्चा खुश रहता है, अगर मॉम्स जो हैं वो टेंशन में हैं या किसी तरह से स्ट्रेस में है तो बच्चा भी पैनिक करता है। तो इस टाइम पे आपको अपने मूड का बहुत ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, खुश हो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, ना फिजिकली ना मेंटली। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा बच्चा रिफ्लेक्ट करेगा। अब वो पूरी चीज़ें समझने लगा है, महसूस करने लगा है। सो वी हैव टू बी वेरी 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 कॉन्शियस। इनफैक्ट दो अंदर पूरा अंधेरा है, उसको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो जब तेज़ लाइट वगैरह आता है ना तो वो समझ पाता है, वो उसको देख पाता है, उस पर रिएक्ट कर पाता है। ऑलराइट, आपके साउंड को, आपके आवाज़ को वो सुन पाता है एंड समझ पाता है। गर्भ में पल रहा बच्चा सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानना शुरू करता है, क्योंकि हम कंटिन्यू बोलते रहते हैं, राइट, किसी ना किसी से, भले ही हम बच्चे से बात नहीं करें लेकिन हम नॉर्मली तो बोलते रहते हैं, तो वो हमारी आवाज़ सुनता है। इसलिए जब बाहर भी आता है ना तो वो माँ के पास ज़्यादा सुकून, ज़्यादा महसूस करता है, क्योंकि वो माँ के साथ ही रहा है। ठीक है, सो सेंसेस सारे डेवलप हो चुके होते हैं। हियरिंग वाला भी वो अच्छे से सुन सकता है आपकी आवाज़, टच को फील कर सकता है जब आप हाथ रखते हो अपने पेट पे। ट्रस्ट मी, ये आप करके देखो, अगर आपका 7वां महीना चल रहा है या शुरू होने वाला है, आप सिर्फ अपने हाथ को ना अपने पेट पे से सहला कर देखो, आप फील करोगे कि बच्चा बहुत काम हो जाता है। कभी कभी बच्चा रिएक्ट करने के लिए उसी जगह पे पैर मारता है, हाथ मारता है, जो भी है। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि इस टाइम पे क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग के टाइम पे तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिवनेस महसूस करोगे, बच्चे का किक्स, पंचेस, एवरीथिंग महसूस करोगे। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम बढ़ता जाएगा, स्पेशली 7वें महीने के एंड वाले टाइम पे, तब आप ज़्यादा मूवमेंट महसूस नहीं करोगे। तो डरने की बात नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चा साइज़ में बड़ा हो रहा है, राइट। ये जो 6 महीना बीतता हुआ है ना, इसमें बच्चे का बॉडी बना है, लेकिन अब बच्चे का बॉडी बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फैट डिपॉजिट होना शुरू होगा। ऑलराइट, तो इसकी वजह से उसको सैक में जो गर्भ में वो पल रहा है उसमें उसको स्पेस ज़्यादा नहीं मिलेगी, साथ ही साथ एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो गया होगा, तो इस वजह से वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन हल्की बहुत थिरकन आप फील कर पाओगे, लाइक कभी एल्बो घुमाने का, नी घुमाने का। लाइक ऑफकोर्स आप उसको वो नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों ऐसा फील हो रहा है आपको, लेकिन बच्चा मूव करता रहेगा, वो आपको हल्का हल्का फील होता रहेगा। ठीक है, 1 घंटे 10, ये रूल याद रखना है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, 1 घंटे में 10 मूवमेंट्स आपको फील करना है। जीआई ट्रैक्ट अभी उसका पूरा बन चुका है, यानी मुंह से लेके पेट तक का जो नाली है, मतलब जो नली जाता है, वो प्रॉपरली उसका बन चुका है। तो अभी वो खाना आराम से, कुछ भी जो भी खाएगा ना, वो पूरी अच्छी तरह से पचा सकता है। खाएगा क्या, अभी तो दूध पिएगा, वो अच्छी तरह से पचा सकता है। ये कहने का इसलिए मेरा मकसद है कि अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो रही है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं होती। बच्चा बाहर आकर भी धीरे धीरे डेवलप करता है, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं, लंग्स हो गया, जीआई ट्रैक्ट हो गया, ये सब उनका बनना शुरू, मतलब
बन चुका है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं, तो वो खा सकता है, चीज़ें स्वेलो कर सकता है, सक कर सकता है चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसको अच्छी तरह से आ चुकी हैं, तो टेंशन नहीं है। ठीक है, स्किन डेवलपमेंट जैसा कि मैंने आपसे कहा, अभी तक जो था ना, लाइक 6-6.5 महीना बोल दो, या 7वें महीने की शुरुआत तक भी बच्चे को अगर आप उसको 4D स्कैन में या 7D स्कैन में देखो ना, तो बच्चे का स्किन एकदम पतला सा है, उस पर कोई कलर नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, आप कोई मेलानिन उसमें फील नहीं करोगे। हमारे स्किन पे आप देख सकते हो कलर, राइट, तो ये मेलानिन है जिसकी वजह से कलर आता है, राइट। साथ ही साथ फैट डिपॉजिट है जिसकी वजह से आप स्किन को छू सकते हो, राइट। लेकिन बच्चों का ना 7 महीने तक, 6.5-7 महीने तक पूरा सी थ्रू होता है, आप अंदर की हड्डियाँ एंड पार्ट पुर्जे देख सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या होगा, मेलानिन डेवलपमेंट शुरू होगा, साथ ही साथ फैट डेवलपमेंट, फैट डिपोजिशन शुरू होगा, जिसकी वजह से स्किन पे कलर आने लगेगा। ऑलराइट, वेट इंक्रीज होगा, ये मैंने आपसे बताया ही। हाँ, जैसे जैसे फैट आने लगेगा वैसे वैसे बच्चे का जो स्किन पे बहुत सारे बाल होते हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। इस पे अगर दादी नानी की बात मानी जाए तो 7वें-8वें महीने में ना बच्चे के बाल, जो स्किन के जो बाल होते हैं वो झड़ना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सीने में जलन होना, हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं, वो होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि बाल, जो स्किन पे बाल हैं वो झड़ने लगते हैं। इनफैक्ट कई सारे बच्चे ना जब पैदा होते हैं तो बहुत सारे बाल फिर भी होते हैं उनके शरीर पे, तो वो भी धीरे 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 टाइम के साथ अपने आप झड़ जाते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि आप बेसन से एंड आटे से उनको छोटे में ही रगड़ना शुरू कर दो टू रिमूव दैट हेयर। ऐसा बिल्कुल मत करना। शिवन्या जब पैदा हुई थी, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, शिवन्या जब पैदा हुई थी उसके हाथ, पाँव, पेट, पीठ बहुत बाल थे, कम थे, लाइक ऑफकोर्स जितना हो, जैसे एकदम जंगली जैसे नहीं, लेकिन बाल थे, अच्छे खासे बाल थे। और मुझे सब ने कहा कि उसको बेसन से रगड़ना शुरू करो, आटे से रगड़ना शुरू करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरी मौसी जो हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि ऐसा कुछ मत करना, और वो टाइम के साथ निकल जाएगा। एंड ट्रस्ट में, शिवन्या 7-8 महीने की हुई और उसके बाल अपने आप कम हो गए, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो 1 साल की जब हो गई तब मैंने उसको उपटन लगाना शुरू किया, पीठ में अभी भी उसके हल्के हल्के बाल हैं, सो तब मैंने उसको उपटन लगाना शुरू किया, एंड दैट इज़ ऑल गुड टाइम के साथ। लेकिन एकदम छोटे बच्चे को प्लीज़ वो बेसन एंड वो सब मत करना। बहुत सारे लोगों को देखा है तेल लगा के ना बच्चे को ऐसे घसते हैं जैसे कोई बर्तन घस रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, वो बाल अपने आप टाइम के साथ चला जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टेम्परेचर कंट्रोल। ये जो फैट डिपॉजिट होता है, इससे ना बच्चा बाहर की दुनिया में आके टेम्परेचर बॉडी का कंट्रोल कर सकता है। तो अगर मैं बार बार इसको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कई सारी औरतें ना टेंशन में आ जाती है कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई, तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, योर चाइल्ड इज रेडी। ओके, नेक्स्ट इज मूवमेंट। बहुत अच्छा खासा आप शुरू हो गया है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इम्यूनिटी फ्लूइड डिक्रीज हो रहा है जैसा कि मैंने आपसे कहा, बट स्टिल बच्चा काफ़ी एक्टिव है। आपको हल्की हल्की थिरकन हर वक्त आपको थोड़ी थोड़ी महसूस होती रहेगी। ठीक है, बच्चा प्लेस कहाँ है, तो जो नेवल होता है, लाइक जो नाभि होती है, उससे 3 से 4 उंगली ऊपर अभी वो प्लेस है। तो कई बार होता है ना, लोग पूछते हैं कि ये नीचे कब जाएगा, या यार मेरा बच्चा तो ऐसे सीधे है तो उसको दिक्कत तो नहीं होगी ना। नहीं, जैसे जैसे आप 9वें महीने के पास आओगे ना, बच्चा अपने आप घूम जाएगा। ठीक है, कई सारे क्रिटिकल केसेस में बच्चा नहीं भी घूमता है तो डॉक्टर उसको घुमाना जानते हैं, आपको उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल बच्चा आपके नाभि के ऊपर है, नाभि से 3 से 4 उंगली ऊपर है, सो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप खुद फील कर सकते हो, 3 से 4 उंगली ऊपर करके देखो, आप फील करोगे वहाँ पर ज़्यादा टाइट एंड ज़्यादा फुला हुआ है, तो बच्चा आपका भी वहाँ है। ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज यूरिनेशन प्रॉब्लम। ये होने वाला है, ये आपको स्टार्टिंग के 3 महीने में हुआ था, अब ये फिर से आपको ये 3 महीने में होने वाला है। इनफैक्ट इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा होने वाला है कि इस टाइम पे ऐसा है कि अगर आप छींक दो या ज़ोर से हंस दो तो हल्की सी यूरिन निकल सकती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बट दैट इज़ फाइन। आप प्रेग्नेंट हो, ये सारी चीज़ें एक्सक्यूज्ड हैं ऑलरेडी आपके ऊपर। ठीक है, ब्रेस्ट की साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे ब्रेस्ट की साइज़ आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा एकदम टाइट फील करोगे, हैवी फील करोगे, क्योंकि मिल्क ग्लैंड जो होता है वो बनना शुरू हो चुका है, दूध अंदर बनना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा ना लिक्विड निकलेगा। सो वो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ दूध बन रहा है, उसके लिए वो आपको रेडी कर रहा है, तो वो वाटर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, आपको अपने निपल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, रेगुलर मसाज करना है, मेक श्योर करना है कि आपका निपल फ्लैट या अंदर की तरफ नहीं है, अदरवाइज बच्चा सक करते वक्त ना बहुत दिक्कत होती है उसको। तो अभी आपके पास टाइम है, आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छी तरह से मसाज करो एंड निपल को ना खींच खींच के हल्के हल्के से निकालो, अगर वो अंदर की तरफ है या एकदम फ्लैट है तो।
ठीक है, टू हेल्प योर बेबी जब आगे आएगा तो। और अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलो, इसमें इग्नोर करने वाली कोई बात नहीं है। बेबी बम आपका विजिबल है, लेकिन अब स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अब आपको रेगुलरली मसाज की ज़रूरत है। एक लाइन हल्का सा आ जाएगा नाभि के लाइक थ्रू, ठीक है, तो वो ब्लैक कलर का लाइन होता है, उसमें भी काफ़ी लोग बोलते हैं लड़का है या लड़की है वो भी पता चलता है। मैं ये सब भी नहीं मानती हूँ। हम ट्राई करेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट लिस्ट की है, वो हम बाद में ट्राई करेंगे, लेकिन इस दौरान आपको अपने पेट को अच्छी तरह से ना हल्का जो माइल्ड स्क्रब होता है ना उससे हल्का सा स्क्रब करो, ठीक है, और हल्का सा मॉइस्चराइज़र या बॉडी बटर जो होता है वो प्रॉपरली लगाओ। मेक श्योर करो कि नेल्स से आप खुजलाओ मत, खुजली होगी क्योंकि स्किन अभी आपका फट रहा है, राइट, तो खुजली होगी, लेकिन खुजलाओ मत, क्योंकि अगर आपका नेल स्किन पे कंटिन्यू लगता है ना तो स्ट्रेच मार्क्स के दाग बनना कंपलसरी हो जाएगा, तब आप उससे बच ही नहीं पाओगे। इसलिए मेक श्योर करो कि आपके नाखून आपकी स्किन को ना लगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्किन के फेस की स्किन की, सो कई सारी औरतें तो प्रेगनेंसी ग्लो बहुत एंजॉय करती हैं। लकी मी, मुझे दोनों ही प्रेगनेंसी ग्लो बहुत अच्छा खासा मैंने एंजॉय किया है, लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसी भी होती हैं जिनको स्किन पे झाइयाँ दिखने लगती हैं, डल लगने लगता है स्किन। तो ऐसे में क्या करो, तो ऑफ कोर्स आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपका स्किन ऐसा दिखे, राइट, तो आप क्या कर सकते हो ना, आमंड ऑयल जो होता है वो ले लो और उसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर दो, ठीक है। जैसे 1 चम्मच आपने तेल लिया, एक उसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया, मिलाया और चेहरे पे अच्छी तरह से मसाज किया। हर रोज़ रात को करो एंड देखो आपके चेहरे पे कैसा ग्लो आता है, और वो झाइयाँ एंड एवरीथिंग का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। उसके बाद इस दौरान ना आपको अपना बीपी रेगुलरली चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री एनक्लेप्सिया एंड एनक्लेप्सिया के रिस्क बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको अपना बीपी मॉनिटर करते रहना है। हर 10-15 दिन में कर लो, बहुत है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना में देखना है कि वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेंज में रहना चाहिए, ऑलराइट। हेमोग्लोबिन चेक करना बहुत ज़रूरी है। हेमोग्लोबिन आई थिंक 3-4 महीने में एक बार होता है, उसके बाद बीच में भी एक बार होता है, एंड उसके बाद अब होता है 7वें महीने के आसपास। तो वो 12 के अंदर होना चाहिए, 12 के आसपास होना चाहिए हेमोग्लोबिन आपका, तब एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है। इस टाइम पे आपको ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग दोनों प्रॉब्लम्स होएगी, क्योंकि पेट पे आपका वो बढ़ रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रही है, पेट में आपके लंग्स वगैरह सब दब रहे हैं, ठीक है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है यार मैं थोड़ा चलता हूँ और थक जाता हूँ, थोड़ी चलती हूँ और थक जाती हूँ, औरतों के लिए, सो थोड़े चलती हूँ और थक जाती हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ द बेबी ग्रोइंग इनसाइड यू। इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, ये मत सोचो कि आप वीक हो रहे हो या आप आलस कर रहे हो, ऐसा नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग बेबी, ठीक है। तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, रात को सोने में तो डेफिनेटली दिक्कत होगी, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, और क्या क्या दिक्कतें होंगी और उनको आप किस तरह से थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हो, इसके बारे में भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो ये चीज़ें पकड़ के चलो। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आपको रात को 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, और दिन में भी आपको 2 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे ये सोचो कि आप इन नींद को ना लिटरली फ्यूचर के लिए ले रहे हो, क्योंकि अब एक बार बच्चा आ गया ना उसके बाद आपको अगले 1-1.5 साल तक सोने का ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है। सो इसलिए अभी अपने बॉडी को जितना रेस्ट दे सको रेस्ट, तो अभी आपका बॉडी जितना रेस्ट लेगा ना, बेबी आने के बाद बॉडी उतनी ही जल्दी रिकवर करता है, इसलिए अभी बॉडी को रेस्ट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको पेल्विक पेन होगा, यानी नीचे ना आपको वजाइना की जगह पे पेन होगा, ठीक है, हल्का हल्का। अगर ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तब आप डॉक्टर को दिखाओ, अदरवाइज हल्का हल्का डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा, ये सब समझ लो नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। बैक एक बहुत सारी औरतों को होने लगता है इस टाइम पे, क्योंकि ऑफ कोर्स बेली आगे बढ़ रहा है तो आगे की तरफ उसका वजन बढ़ रहा है, राइट, तो पीठ दर्द होने लगेगी। तो इस टाइम पे मेक श्योर करना है कि आपका पोस्चर सही है। आप ज़्यादा देर जहाँ बैठ रहे हो ना, ऐसे एकदम गद्दे के अंदर धंसने वाले गद्दे में नहीं बैठना है, थोड़ा फ्लैट सर्फेस पे बैठने की कोशिश करो। फ्लैट इन द सेंस लकड़ी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कंफर्टेबल हो लेकिन फ्लैट हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको वजाइनल स्ट्रेचिंग भी पेन होगा। इसके बाद ना अब जैसे बेबी हो जाता है उसके 3-4 महीने बाद आप एक्सरसाइजेस करने लगोगे ना, तो वो यूरिनेशन का जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का जो दिक्कत था वो भी कम हो जाएगा, एंड साथ ही साथ वजाइना में जो डिस्कम्फर्ट है वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। ओके, इस टाइम पे सूजन आ सकती है हाथ और पैरों में, तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपना पैर ना थोड़ी ऊंचाई पे रख के बैठना है। लाइक आप जब मैं फॉर एग्जांपल मैं अभी बेड पे बैठी हूँ
तो मैं अपने पैर के नीचे भी 2 तकिया रख लूँगी और उसको थोड़ा ऊंचाई करके बैठूंगी। इससे भी मेरा पैर का जो सूजन है वो कम होगा। अगर ऐसा आलस के टाइम पे कई बार हम क्या करते हैं, अरे ठीक है सूजा है, हम सो जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे ना नेक्स्ट डे उठने के बाद भी वो सूजन कंटिन्यू रहेगा, विच यू डोंट वांट। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर करो पैरों को ऊपर करके सो, ठीक है। मूड स्विंग्स बहुत होंगे इस बार, मतलब इस महीने से जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है उससे काफ़ी ज़्यादा होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप बोल रहे हो, अपने पार्टनर से कन्वे कर रहे हो सारी बातें, एंड आपका पार्टनर को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब प्रेगनेंसी इश्यूज़ हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्री मेच्योर लेबर पेन। ओके, सो पहले एक प्रॉब्लम और रह गया था, म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लीडिंग होना। जो भी खुली चीज़ें हैं ना, जैसे नाक, कान, मुंह, इन सब से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेकिन हो सकती है, नॉर्मल है। अगर ज़्यादा हो रही है, मीट योर डॉक्टर। ऑलराइट, इसके बाद आता है स्ट्रेच मार्क्स। उसके लिए आपको मैंने कहा बेली बटर एंड हल्का माइल्ड स्क्रब आपको यूज़ करना है। प्री मेच्योर पेन हो रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट। प्री मेच्योर पेन होने का मतलब है जैसे आपको नॉर्मल जो क्रैम्प्स आते हैं ना, ये वैसा नहीं होगा, ये उससे ज़्यादा होगा। और ये कैसे आएगा? कम होगा, आएगा कम होगा, एक साथ नहीं होता, ठीक है। आपका पेट कड़क हो जाएगा, बैक एक तो होगा ही, पेट कड़क हो जाएगा, एकदम पत्थर की तरह कड़क हो जाएगा। जैसे अभी आप अगर अपना पेट छूते हो तो थोड़ा बहुत स्पेस है, राइट, लेकिन अगर प्री मेच्योर लेबर पेन है तो पेट एकदम कड़क हो जाएगा। साथ ही साथ रुक रुक के ये पेन आएगा, जो क्रैम्प्स बोलते हैं ना, वो रुक रुक के आएगा, एक साथ नहीं आएगा। वाटर ब्रेक होगा, ये तो हमें पता है। वाटर ब्रेक होने का मतलब क्या है? यूरिनेशन का वाटर ब्रेक नहीं होता। यूरिनेशन हो रहा है उसको आप वाटर ब्रेक में कंफ्यूज ना होना। वाटर ब्रेक मतलब वाइट कलर की लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड आएगी विथ वाइट कलर के थ्रेड्स उसके अंदर होंगे, और वो इतनी ज़्यादा स्पीड में और इतने ज़्यादा फ्लो में आएगा ना कि आप खड़े खड़े हो और आपका पूरा कपड़ा भीग जाएगा, ठीक है। तो वो फ्लो अलग होता है, वो यूरिनेशन वाला फ्लो नहीं होता कि हल्का सा हो गया। नो, वाटर ब्रेक मतलब पूरी तरह से ब्रेक, पानी बाहर, ठीक है। तो इनमें आपको डिफरेंस समझना है। दिस इज द टाइम यू शुड रश टू द हॉस्पिटल। आपको हॉस्पिटल दौड़ना है, आप कोई रिस्क नहीं ले सकते हो। कई सारे लोग होम डिलीवरी एंड ऑल करते हैं, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन अगर आप मेरी तरह हो जो डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स पे डिपेंडेंट हो, तब प्लीज़ इस टाइम पे आपको डॉक्टर्स के पास जाना है। तो ये था पूरा 7 महीने का जो जर्नी होता है, या 7 महीने में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है क्या नहीं, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। आई होप आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है एंड आप अपना पूरा ध्यान रख रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। कीप वॉचिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं और लाती रहूंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच।